हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 हमारा है जीव और समष्टियाँ, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए, जो हमारा जीव व समष्टियाँ चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये तीनों चैप्टर मिलकर आपकी 5वीं यूनिट बनी है। और 5वीं यूनिट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो आपको बेसिक इनकी तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ से कई सारे छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ 3-4 अंक वाले भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम इकोलॉजी के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी भी देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की या इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी देखिए है क्या। कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मान लीजिए उसके अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण, या आप ये कह सकते हैं कि अपने आसपास का जो पर्यावरण है, तो किसी व्यक्ति का या किसी भी जीव का या ऑर्गेनिज्म का उसके पर्यावरण के मध्य जो परस्पर पर्यावरण के साथ उसका संबंध है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति का जो उसके चारों तरफ के वातावरण के साथ संबंध है, उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर जीव है, उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है आपस में, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी की यदि हम परिभाषा या डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्नेस्ट हेकल के अनुसार। तो हेकल के अनुसार यदि हम बात करते हैं किसी भी इकोलॉजी की परिभाषा या डेफिनेशन की, तो हेकल ने क्या कहा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। यानी हेकल ने जो परिभाषा दी, वो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी पर्टिकुलर जो व्यक्ति है या जीव है, उन जीव या व्यक्तियों का जो उसके चारों तरफ के वातावरण के साथ या चारों तरफ के पर्यावरण के साथ जो संबंध है, उसके संबंधों का हम अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ऐसा कहा किसने, हेकल ने। तो हेकल के अनुसार जो शाखा है जीव विज्ञान की इकोलॉजी, इसके अंतर्गत हम किसी भी जीव का वातावरण या पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है, उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करते हैं ओडम के अनुसार। एपी ओडम के अनुसार यदि हम बात करते हैं, तो इनकी परिभाषा भी काफी प्रचलित है, कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है ये परिभाषा। तो ओडम के अनुसार या ओडम के अनुसार ये परिभाषा जो है, ओडम ने क्या कहा कि प्रकृति की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो प्रकृति की संरचना है या नेचर की संरचना है जो, एवं इसके कार्यों का अध्ययन, मतलब किसी भी प्रकार की प्रकृति या नेचर की जो संरचना या स्ट्रक्चर है, इसके संरचना और इसके कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। यानी ओडम ने सीधे कहा कि अगर हम प्रकृति से संबंधित किसी भी चीज़ों का, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो या उससे संबंधित कोई भी आसपास का माहौल हो या वातावरण इन्वायरमेंट हो, उनकी संरचना और उनके कार्यों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी की यदि हम नॉर्मली परिभाषा निकालें इकोलॉजी के वर्ड या इकोलॉजी शब्द से, तो इकोलॉजी देखिए 2 टर्म यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इकोलॉजी में पहला शब्द जो है वो है ओइकोस। इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और दूसरा है लोगोस। तो देखिए, ओइकोस का मतलब होता है हैबिटाट, और हैबिटाट को हम हिंदी में बोलते हैं वास स्थान, यानी जहां पर कोई पर्टिकुलर जीव निवास करता है उसे हम बोलते हैं उसका वास स्थान यानी कि हैबिटाट। सपोज करिए कोई जीव ऐसा है जो जल में रहता है, कुछ जीव ऐसे हैं जो बिलों में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो हवा में रहते हैं यानी एरियल होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल में रहते हैं। इसके अलावा कुछ बिलों में रहने वाले जीव होते हैं, कुछ गुफों में रहने वाले जीव होते हैं। तो हर एक जीव का जो वास स्थान होता है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा जो लोगोस शब्द है, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। अर्थात यदि इकोलॉजी के शब्द के अनुसार इसकी यदि हम परिभाषा निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि
इकोलॉजी में हम किसी भी जीव के वास स्थान का अध्ययन करते हैं, यानी एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के वास स्थान का अध्ययन करते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये इकोलॉजी के नाम के अकॉर्डिंग ये परिभाषा बनेगी। तो इकोलॉजी टर्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वो इकोस और लोगोस। और इकोस का मतलब होता है हैबिटाट यानी कि वास स्थान, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। अब बात करते हैं, यदि हम इकोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिसने काम किया वो थे अर्नेस्ट हेकल। इसीलिए यदि हम बात करें हेकल की, तो इकोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने ही किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने ही सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था। वही यदि हम इकोलॉजी के जनक की बात करें तो रिटर को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी का जनक कहते हैं। यदि हम भारतीय इकोलॉजी के जनक की बात करते हैं तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र, प्रोफेसर रामदेव मिश्र को हम भारतीय इकोलॉजी का यानी भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पारिस्थितिकी की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की देखिए कई सारी शाखाएं हैं, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट शाखाओं की बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कभी कभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों पे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पारिस्थितिकी की यदि हम शाखाओं की बात करते हैं तो उसमें पहली जो शाखा है वो है स्वपारिस्थितिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। स्वपारिस्थितिकी मतलब अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्व मतलब अपने आप, तो स्व मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, तो स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। देखिए ऑटो इकोलॉजी का मतलब है कि कोई भी मान लीजिए ऐसी शाखा, मतलब ये ऑटो इकोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसके माध्यम से हम मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एक जीव है, अब उस जीव का पर्यावरण के साथ या वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसके पारस्परिक संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। यानी पर्टिकुलर इसके अंतर्गत किसी हम एक जाति के जीवों का और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई एक जाति के स्पीशीज हैं और उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है, उनके संबंधों का हम अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं स्वपारिस्थितिकी यानी कि ऑटो इकोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑटो इकोलॉजी। फिर हम बात करते हैं सामुदायिक पारिस्थितिकी की, तो सामुदायिक पारिस्थितिकी को हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। देखिए इसके अंतर्गत किसी विशेष वातावरण में निवेश करने वाले विभिन्न जातियों या जीव समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी सामुदायिक पारिस्थितिकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक समुदाय का, अब जब कई सारी जातियां आपस में मिल जाएगी तो एक समुदाय का निर्माण हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम किसी विशेष वातावरण, मान लीजिए कोई एक फिक्स पर्टिकुलर वातावरण है, उसमें विभिन्न जातियां हैं, तो विभिन्न जातियां या जीवों का समुदाय है या समूह है, उनका जब वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सामुदायिक पारिस्थितिकी। तो सामुदायिक पारिस्थितिकी का मतलब है कि एक समुदाय का जब हम वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, तो उसे हम कहते हैं सामुदायिक पारिस्थितिकी। सामुदायिक पारिस्थितिकी में देखिए कई सारी जातियां शामिल है, तो जब कई सारी जातियां मिलकर एक समूह बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे समुदाय। तो सामुदायिक पारिस्थितिकी में हम एक समुदाय यानी कि विभिन्न जातियों के जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट शाखा है वो है जीन इकोलॉजी यानी कि जीन पारिस्थितिकी। तो जीन पारिस्थितिकी की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम किसी एक समष्टि की प्रजातियों के आनुवांशिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। अब सपोज करिए कोई भी पर्टिकुलर जीव है, उस जीवों के अंतर्गत कई सारे जीव समूह मिलकर के एक समष्टि का निर्माण किए हैं। अब किसी भी जीव समूह की जो समष्टि है उनके प्रजातियों का जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ में वो आपका चाहे डीएनए आरएनए हो या किसी प्रकार से अनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत जीन भी आप कह सकते हैं, या इसके अलावा गुणसूत्र वगैरह भी आप ले सकते हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत जो भी अनुवांशिक पदार्थ आते हैं, अनुवांशिक पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया जाता है जीन इकोलॉजी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम एक समष्टि की जो प्रजातियां होती है, एक पूरी की पूरी समष्टि की प्रजातियों का जो अनुवांशिक संगठन होता है, उसके अनुवांशिक संगठनों का ही एक साथ अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी की इस शाखा के अंतर्गत। इसके बाद है समष्टि पारिस्थितिकी यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न समूहों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के साथ आपस में एक दूसरे जीवों का आपस में क्या संबंध है, उनके संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं समष्टि पारिस्थितिकी। यानी समष्टि में बहुत सारे जीवों का समूह आ जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, एक प्रकार से पॉपुलेशन कहेंगे। तो समष्टि या पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि हम बहुत सारे जीव समूहों का आपस में अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं।
इसके बाद एक आखिरी शाखा है, वो है पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार से इकोलॉजी के अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। यानी जो इकोसिस्टम है, अगर इकोसिस्टम की पूरी संरचना एवं कार्यों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं पारिस्थितिकी की, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी का मतलब है कि इकोसिस्टम इकोलॉजी। अगर हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन पारिस्थितिकी की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में आपको इकोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें हमने आपको इकोलॉजी क्या है और इसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन कराया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।